हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर परवीन कुमार। आज से हम लोग रोज एक लेक्चर फार्मेसी का पढ़ेंगे। Pharmacy is the art and science of collecting, combining, preserving, preparing, and standardizing drug and medicine। फार्मेसी क्या है? तो एक आर्ट है, आर्ट एंड साइंस है, जिसमें हम लोग मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। It also include compounding and dispensing। इसमें फार्मेसी में हम लोग मेडिसिन को कैसे कंपाउंडिंग करना है, कैसे डिस्पेंसिंग करना है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। फार्मेसी वर्ड जो है, द वर्ड फार्मेसी also implies the place where the medicine are made and distributed। फार्मेसी वर्ड जो है वो हमें यह भी बताता है कि मेडिसिन कहाँ बनाया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। There are some important drug or medicine which are not included in any official pharmacopoeia। अब देखिए, फार्माकोपिया क्या है? एक प्रकार का बुक है जिसमें हमें फार्मेसी के बारे में बताया गया है। तो फार्माकोपिया दो टाइप का होता है, एक ऑफिशियल और एक होता है अनऑफिशियल। ऑफिशियल फार्माकोपिया जो उस फार्माकोपिया को कहेंगे जिसको कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी पब्लिश किया हो, उसको ऑफिशियल फार्माकोपिया कहेंगे। और जिसको ना कोई गवर्नमेंट, जिसको कोई भी पर्सन अपने से पब्लिश कर दिया, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसको कहते हैं अनऑफिशियल फार्माकोपिया। जैसे there are some important drug or medicine which are not included in any official pharmacopoeia। कुछ ऐसा भी ड्रग था, मेडिसिन था, जिसको किसी भी तरह के, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल फार्माकोपिया हो, उसको उसके अंदर नहीं। जैसे एलेस्टोनिया कॉन्स्ट्रिक्टा, लिएट्रिस स्पिकाटा, माइक्रोमेडिया और यही बिनम, ये 4 मेडिसिन था जिसको न तो ऑफिशियल फार्माकोपिया में डाला गया और न ही अनऑफिशियल फार्माकोपिया में डाला गया। तो हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि फार्माकोपिया क्या है? तो एक बुक है। फार्माकोपिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है फार्माकोन और दूसरा है पोटियो। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। पोटियो मीन्स होता है टू मेक। तो फार्माकोपिया जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है और फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड है। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग और पोटियोज मतलब होता है टू मेक। अब हम लोग फार्माकोपिया का डिफिनेशन देखते हैं। तो फार्माकोपिया का डिफिनेशन क्या लिख रहा है? इट इज ए स्टैंडर्ड बुक, यह एक स्टैंडर्ड बुक है, कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ ड्रग, जिसमें बहुत सा मेडिसिन है, बहुत सा ड्रग का लिस्ट है, विथ इंफॉर्मेशन, और उस मेडिसिन का उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। क्या क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन है? तो वह मेडिसिन का सोर्स क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है,
इस टाइम में कलेक्शन किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि किसी भी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिया हुआ है, तो फार्माकोपिया के अंदर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है बेलाडोना, तो बेलाडोना का पूरा इंफॉर्मेशन, मतलब उसका हैबिटेट, उसका क्या सोर्स है, उस सारा जो है से इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर देयर प्रिपरेशन, और कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी फार्माकोपिया में बताया गया है। फार्माकोपिया में कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी बताया गया। फार्माकोपिया दो टाइप का होता है, एक होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया और दूसरा है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया किसको कहते हैं? तो फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी के द्वारा, जैसे हो सकता है कोई गवर्नमेंट हो सकता है या ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट हो सकता है। लेकिन अनऑफिशियल फार्माकोपिया किसको कहेंगे? फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय एनी पर्सन, कोई एक पर्सन जो है इसको क्या कर दिया, तो पब्लिश कर दिया, उसको अनऑफिशियल फार्माकोपिया कहेंगे। फिर से समझते हैं, फार्माकोपिया दो टाइप का हो गया, एक ऑफिशियल और दूसरा अनऑफिशियल। ऑफिशियल फार्माकोपिया उसको कहेंगे जिसको पब्लिश करेगा कोई अथॉरिटी पर्सन, मतलब कोई गवर्नमेंट करेगा या गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज पर्सन होगा वो करेगा। और अनऑफिशियल फार्माकोपिया उसको कहेंगे जो किसी भी पर्सन के द्वारा पब्लिश कर दिया जाए। हनीमैन नेवर रोट ए सेपरेट बुक ऑन फार्माकोपिया। हनीमैन जो है कभी भी फार्माकोपिया का सेपरेट बुक नहीं लिखे हैं। Hahnemann mentioned direction and principle of basic method of preparation of drug in organon of medicine, materia medica pura and chronic disease। हनीमैन जो है, हम अभी तुरंत बोले कि हनीमैन जो है कभी भी एक सेपरेट बुक फार्माकोपिया का नहीं लिखे हैं, लेकिन हनीमैन जो है कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कैसे उसको डिस्पेंस करना है, उस सब के बारे में हनीमैन जो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक में, मेटेरिया मेडिका प्यूरा में और क्रोनिक डिजीज, इस तीनों बुक में बताए हैं। अब हम लोग कुछ टर्म के बारे में देखते हैं। तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी का मतलब होता है साइंस दैट डील विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग, साइंस दैट डील विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग। इसको याद कर लेना है, सीधे पूछेगा कि साइंस दैट डील विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग, इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स किसको कहेंगे, तो रोल ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ड्रग का, मेडिसिन का बॉडी में क्या रोल है और कैसे बॉडी जो है वो उस ड्रग को हैंडल करता है, इसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, रोल ऑफ ड्रग इन द बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड बॉडी, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है,
तो स्टडी ऑफ जेनेटिकली मेडिएटेड वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिकली मेडिएटेड वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स। फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी क्या है? साइंस दैट डील विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग। थोड़ा सा इसमें छूटा हुआ है। फार्माकोगनोसी का मतलब है साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, इतना ही है, कुछ छूटा हुआ नहीं है। साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फार्माकोगनोसी। पोसोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डोज। पोसोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डोज। पोसोलॉजी स्टडी ऑफ डोज। फार्माकोग्राफी क्या है? ए ट्रीटीज ऑन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। फार्माकोग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। फार्माकोग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। फार्माकोमैनिया क्या है? एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ टेकिंग ड्रग। एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ टेकिंग ड्रग। फार्माकोमैनिया क्या है? एबनॉर्मल टेंडेंसी ऑफ टेकिंग ड्रग। फार्माकोफिलिया। फार्माकोफिलिया क्या है? तो सेल्फ ड्रगिंग, खुद से ड्रग लेगा, उसको हम लोग कहेंगे फार्माकोफिलिया। सेल्फ ड्रगिंग कैरी टू डिग्री ऑफ इंसेनिटी, इतना लेगा ताकि तब माने कि खुद से बहुत ज्यादा मेडिसिन वो लेगा, उसको हम लोग कहेंगे फार्माकोफिलिया। फार्माकोसाइकोसिस। फार्माकोसाइकोसिस a mental disease due to alcohol, drug poison या ड्रग एडिक्शन, इसको हम लोग कहेंगे फार्माकोसाइकोसिस। ए मेंटल डिजीज ड्यू टू अल्कोहल, ड्रग पॉइजन और ड्रग एडिक्शन, इसको क्या कहेंगे? तो फार्माकोसाइकोसिस। फार्माकोफोबिया क्या होता है? मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन। फार्माकोफोबिया क्या है? मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन। फार्माकोनोमी क्या है? फार्माकोनोमी है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोनोमी क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। फार्माकोपायरेक्सी क्या है? आर्ट और साइंस बाय विच crude drug substance are converted into real and medicine. फार्माकोपायरेक्सी क्या है? आर्ट और साइंस बाय विच crude drug substance are converted into real medicine. फार्माकोपोलेक्सी क्या है? तो रिपीटिशन ऑफ डोज। देखिए इसमें दो एल है, तो यहाँ पे रिपीट मतलब रिपीटिशन ऑफ डोज, तो रिपीटिशन ऑफ डोज को हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोपोलेक्सी। फार्माकोपोलिस्ट किसको कहेंगे? डीलर इन ड्रग। डीलर इन ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे? फार्माकोपोलिस्ट। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं।
फादर ऑफ फार्माकोपिया हम किसको कहते हैं? वैलेरियस कोडस को। फादर ऑफ फार्माकोपिया किसको कहेंगे हम लोग? वैलेरियस कोडस। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसको कहेंगे? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हम लोग कहेंगे पैरासिलस। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया कहेंगे हम लोग हनीमैन को। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया किसको कहेंगे? हनीमैन को। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपिया देखेंगे हम। तो 1825 में 1825 में कौन सा फार्माकोपिया है? डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम। 1825 में है डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम फार्माकोपिया है। ये सब फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन है? तो डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम। कब आया? 1825 में। और इसको पब्लिश कौन किया था? तो कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। 1825 में डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम फार्माकोपिया आया। यह फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया था जिसको पब्लिश किया था कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। फिर 1852 मतलब 1852 में आया फ्लोरा होम्योपैथिका। फ्लोरा होम्योपैथिका इसको पब्लिश किया था एडवर्ड हैमिल्टन। तो 1825 में आया डिस्पेंटोरियम होम्योपैथिकम जो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया था जिसको पब्लिश किया था कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। 1852 में आया फ्लोरा होम्योपैथिका। इसको पब्लिश कौन किया? तो एडवर्ड हैमिल्टन। अब 1852 के बाद आया 1870। 1870 1870 में आया है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। 1870 में कोई आया है? तो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया आया। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1870 में। सेकेंड एडिशन आया है 1876 और थर्ड एडिशन आया है 1882। देखिएगा तो 6 ईयर का गैप है। 1817, 1876 और 1882 मतलब प्रत्येक एडिशन में 6 ईयर का गैप है। और ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया में टोटल ड्रग कितना था? तो 510 था। तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला आया था 1825, फिर आया है 1852, फिर आया है 1870। अब उसके बाद आया है 1872। 1872 में जो फार्माकोपिया उसका नाम है फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीग्लोटिका। 1872 में क्या आया है? फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका। जिसको पब्लिश कौन किया है? तो बॉन विल्मर स्वाबे। 1878 में आया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। 1878 में क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1878। इसको पब्लिश कौन किया है? डुकान ब्रदर। डुकान ब्रदर। 1897 में आया होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट 1897 में आया है। 1897 में क्या है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट।
इसको पब्लिश कौन किया है? ओटिस क्लैप एंड सन। 1897 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसको पब्लिश किया ओटिस क्लैप एंड सन। फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया? फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। सेकेंड एडिशन किसका? तो HPUS मतलब होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट का सेकेंड एडिशन आया है 1901 में। लेटर इट वाज मेड ऑफिशियल, पहले क्या था? अनऑफिशियल फार्माकोपिया था, लेकिन बाद में 1938 में इसको ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर डाल दिया गया। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं कि ऑफिशियल फार्माकोपिया कौन कौन था। तो BHP था, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया था। GHP था, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया था। और HPI था, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया था। ये सब जो था अभी तीन वो जो नाम बोले, BHP, GHP और HPI, ये तीनों जो है से ऑफिशियल फार्माकोपिया था, और एक और है जो हमें याद नहीं है। बाकी सब जो है अनऑफिशियल फार्माकोपिया है। नाइनटीन 1971 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया आया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया शेड्यूल 2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया, उसके अंदर फिर से बता रहे हैं 1971 में क्या है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है। अब होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल 2 में डाला गया। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? 1940 में आया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब किया? 1962, सितंबर 1962। और इस कमिटी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? BK सरकार। फिर से इसको देखते हैं। 1971 में क्या है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया आया। अब होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में डाला गया। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में आया है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी का कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब किया? तो 1962 में। और इस होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी के सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तो BK सरकार थे। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के टोटल 10 वॉल्यूम था। अब ये अलग अलग जो 10 जो वॉल्यूम था, ये 10 वॉल्यूम कब कब किस किस ईयर में आया और प्रत्येक वॉल्यूम में कितना मोनोग्राफ था, ये याद रखना बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक 2 साल गैप के बाद इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है 1971 में आया। इसमें टोटल मोनोग्राफ कितना था? 180। सेकेंड वॉल्यूम जो है 1974 में, इसमें टोटल मोनोग्राफ क्या था? 100। थर्ड वॉल्यूम जो है 1978, इसमें टोटल मोनोग्राफ था 105। फोर्थ वॉल्यूम जो था 1948, इसमें टोटल मोनोग्राफ है 107। फिफ्थ वॉल्यूम जो है HPI का, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का, 1987। और इसमें टोटल मोनोग्राफ था 114 था। सिक्स वॉल्यूम में
सिक्स वॉल्यूम जो है 1990 में आया। इसमें टोटल मोनोग्राफ था 104। सेवेंथ वॉल्यूम जो है 1990 में आया और इसमें टोटल मोनोग्राफ था 105। 8 वॉल्यूम जो है 2000 में आया, इसमें टोटल मोनोग्राफ है 101। नाइन्थ वॉल्यूम जो है वो 2006 इसमें मोनोग्राफ था 100। और 10 वॉल्यूम जो है वो है 2013 में, इसमें टोटल मोनोग्राफ था 101। अब इसको याद करने का कुछ देखते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते, इसको हिंदी में बोल के 71, 74, 78, 71, 74, 78, 84, 87, 89, 90, 99, 2000, 2006 और 2013। फिर से साथ में बोलेंगे 71, 74, 78, 84, 87, 90, 99, 2000, 2006 और 2013। मोनोग्राफ कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले है 180, फिर है 100, फिर है 105। 105 में 2 जोड़ दिए तो 107 हो गया, 7 का दुगुना कर दिए तो 14 हो गया। इसके लास्ट में 4 है तो इसके लास्ट में भी 4 है। फिर 104 के बाद क्या होता है? 105 होता है। फिर 105 के बाद क्या आ गया? 101 और फिर लास्ट में 100 और फिर उसके बाद फिर क्या होगा? 101। तो फिर से देखते हैं इसको, मोनोग्राफ को। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था? 180, 180। सेकेंड में था 100, फिर 105, 105 के बाद हो गया 107, 107 के बाद हो गया 114, 114 के बाद हो गया 104, 104 के बाद हुआ 105, फिर 101, फिर 100, फिर 101। इसको किसी न किसी तरह से आपको याद करना ही होगा। दो 2004 में होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स आया। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स क्या है? तो एक डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू होम्योपैथिक ड्रग। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एक डॉक्यूमेंट है जो होम्योपैथिक ड्रग से रिलेटेड है। इसके अंदर टोटल कितना ड्रग्स है? 100। अब हम लोग फार्मास्यूटिकल एपरेटस एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल वायलेंस क्या होता है? फिजिकल वायलेंस जो होता है, वायलेंस मतलब तराजू, जिससे हम लोग किसी भी चीज को वजन करते हैं। तो जो फिजिकल वायलेंस होता है वो लार्जर क्वांटिटी विदाउट फाइनर एक्यूरेसी के लिए लार्जर फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। फिजिकल बैलेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? तो कोई भी सब्सटेंस जो बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे विदाउट फाइनर एक्यूरेसी। ठीक है, उसमें कोई भी फाइनर एक्यूरेसी सही उसका वजन नहीं बताता, कुछ न कुछ थोड़ा न थोड़ा आगे पीछे रहता है। ब्रास पेन वैलेंस जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। ग्लास पेन जो होता है हाइग्रोस्कोपिक और कॉस्टिक सब्सटेंस के लिए यूज होता है। हॉर्न पेन जो होता है शुगर ऑफ मिल्क एंड पॉइजनस सब्सटेंस को जगिंग करने के लिए, वजन करने के लिए यूज करते हैं। हॉर्न पेन जो होता है शुगर ऑफ मिल्क एंड पॉइजनस सब्सटेंस के लिए होता है। केमिकल बैलेंस जो होता है एक्यूरेट बेगिंग करता है, ये याद रखना है। और एनालिटिकल बैलेंस जो होता है ग्रेटर एक्यूरेसी होता है। सबसे ज्यादा ग्रेट एक्यूरेसी किसका होता है? एनालिटिकल बैलेंस का होता है। इसका एक्यूरेसी इतना होता है, इतना सेंसिटिविटी होता है इसका, यह 0.5 मिलीग्राम से लेके 0.1 मिलीग्राम को भी डिटेक्ट कर लेता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे मोटर एंड पिस्टल। इट इज जनरली मेड अप ऑफ पोर्सलिन। मोटर पिस्टल जो होता है किस किस चीज का बना होता है? तो पोर्सलिन का। बहुत से टाइप का होता है। कोई पोर्सलिन का जनरली होता है, पोर्सलिन का होता है जो लैब में यूज होता है। इसके अलावा भी होता है आयरन का मोटर पिस्टल भी हो सकता है। और आयरन का मोटर पिस्टल का यूज कहाँ होता है? पल्वराइजिंग के लिए। पल्वराइजिंग मतलब किसी भी हार्ड सब्सटेंस को पीसने के लिए, जैसे कि सीड ऑफ नॉक्स वोमिका, सवल सेरुलाटा। सीड ऑफ नॉक्स वोमिका, सवल सेरुलाटा के सीड को पल्वराइज करने के लिए, पीसने के लिए हम लोग आयरन मोटर पिस्टल का यूज करते हैं। ग्लास मोटर पिस्टल जो होता है वो मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। आफ्टर मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के बाद ग्लास मोटर पिस्टल को हम लोग वॉश करेंगे नाइट्रिक एसिड से और उसके बाद फिर डिस्टिल वाटर से। तो फिर से देखते हैं हम लोग मोटर पिस्टल को। मोटर पिस्टल जो होता है जनरली किस चीज का बना होता है? पोर्सिलिन का। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे सब्सटेंस का बना हो सकता है, जैसे आयरन मोटर पिस्टल। आयरन मोटर पिस्टल का यूज कहाँ होता है? तो पल्वराइजिंग के लिए। किसका? तो नक्स वोमिका के सीड को या सवल सेरुलाटा के सीड को, क्योंकि इसका सीड जो होता है बहुत ही क्या होता है? हार्ड होता है। ग्लास मोटर एंड पिस्टल। ग्लास मोटर पिस्टल को मर्क्यूरियल प्रिपरेशन करने के बाद उसको हम लोग नाइट्रिक एसिड से, क्या चीज से करेंगे? नाइट्रिक एसिड और डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। inside of motor piston should be ground और unglazed। मतलब मोटर पिस्टल के अंदर कैसा क्या होना चाहिए? तो खुरदुरा होना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी चीज को अगर हम पीसे तो आसानी से वह पीस जाए। आफ्टर वॉशिंग मोटर पिस्टल को वॉशिंग करने के बाद एंड स्पेचुला मतलब चम्मच समझिए एक तरह का होता है। तो मोटर पिस्टल और स्पेचुला को वॉशिंग करने के बाद हनीमैन एडवाइज टू पुट इट इन बॉइलिंग वाटर। हनीमैन कहते हैं कि मोटर पिस्टल और स्पेचुला को वॉश करने के बाद उसे हमें बॉइलिंग वाटर में वॉश करना चाहिए। कितना देर के लिए? तो हाफ एन आवर के लिए। एंड कीप दीज यूटेंसिल ऑन कोल फायर। और फिर उस यूटेंसिल को कोल फायर में एक्सपोज करना चाहिए, जलते हुए कोयला में उसको डालना चाहिए। बिफोर द यूज ऑफ ग्लास पोर्सलिन, मोटर Hahnemann advised its bottom to be dulled previously by rubbing it with fine moist sand. Before use of glass porcelain motor, Hahnemann advice कहते हैं कि जो पोर्सलिन मोटर होगा उसको हम लोग रब करेंगे फाइन मॉइस्ट सैंड से। एकदम मिही मिही जो बालू होगा उसको उस मोटर के अंदर डाल के, ठीक है, मोटर पिस्टल के अंदर डाल के और उसको अच्छे से वॉश करेंगे, माने साफ करेंगे। अब आ गया स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है? स्पैचुला जो एक प्रकार का लैब में यूज होने वाला चम्मच समझिए। चम्मच को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो स्पैचुला कहते हैं। तो स्पैचुला बना होता है हॉर्न का, बोन का, इवोरी मतलब होता है हाथी का दांत, या पोर्सिलीन का हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, या ग्लास का हो सकता है। स्पैचुला किस किस चीज का बना हो सकता है? तो हॉर्न का, बोन का, इवोरी का, पोर्सिलीन का, स्टेनलेस स्टील का और ग्लास का।
स्टेनलेस स्टील स्पैचुला आर यूज्ड। स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लूजन पाउडर्ड मटेरियल ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन के वक्त हम लोग स्टेनलेस स्टील स्पैचुला को यूज करते हैं जो मटेरियल, जो पाउडर मोटर में चिपक जाता है उसको उसके अंदर से छुड़ाने के लिए या निकालने के लिए, खोदने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला यूज करते हैं। कब करते हैं? तो ट्राइचुरेशन के वक्त। हम लोग ट्राइचुरेशन आगे पढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का हम लोग बेगिंग ऑफ पाउडर को बेगिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में भी हम लोग स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का यूज करते हैं। तो फिर से देखते हैं स्टेनलेस स्टील स्पैचुला का यूज कहाँ करते हैं? लूजन पाउडर मटेरियल ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन, बेगिंग ऑफ पाउडर और प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। सॉलिड, हार्ड और हॉर्न स्पैचुला इज यूज्ड फॉर कोरोसिव सब्सटेंस। कोरोसिव सब्सटेंस के लिए हम लोग हॉर्न स्पैचुला का यूज करते हैं या सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला। कोरोसिव सब्सटेंस के लिए कैसा स्पैचुला होना चाहिए? तो हॉर्न स्पैचुला या हार्ड रबर स्पैचुला। सॉलिड हार्ड रबर स्पैचुला या हॉर्न स्पैचुला का यूज करेंगे हम लोग कोरोसिव सब्सटेंस के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर बाथ। वाटर बाथ एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका काम क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस से, मेडिसिनल सब्सटेंस के अंदर से मॉइस्चर को इवापोरेट करना, मॉइस्चर निकालने के लिए हम लोग वाटर बाथ का यूज करते हैं। तो वाटर बाथ क्या एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। वाटर बाथ स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। फॉर्मली वाज कॉपर, लेकिन पहले वाटर बाथ जो है वो कॉपर का बनता था, लेकिन अब जो है स्टेनलेस स्टील का। टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ ऑलवेज रिमेन एट बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखना है कि वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है हमेशा बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज यूज फॉर, अब वाटर बाथ का यूज कहाँ होता है? कैलकुलेटिंग मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए। गिविंग इनडायरेक्ट कांस्टेंट हीट, अगर इनडायरेक्ट कांस्टेंट हीट देना हो तो हम वाटर बाथ का यूज करेंगे। और वाटर बाथ का हम लोग सब्लिमेशन के लिए भी करते हैं। फिर से बोलते हैं, वाटर बाथ क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और पहले वो कॉपर का बनता था। इसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर होता है। तो हम लोग को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बाथ का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बाथ का यूज कहाँ होता है? तो मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए, गिविंग इनडायरेक्ट कांस्टेंट हीट के लिए और सब्लिमेशन के लिए। टू फाइंड आउट सॉलिड कंटेंट ऑफ मदर टिंचर, वाटर बाथ का यहाँ भी यूज होता है मदर टिंचर से सॉलिड कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब हनी में जो है वो वाटर बाथ का चर्चा एफरिज्म 268 के फुटनोट में किए हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया। पूछेगा कि हनीमैन जो है सो वाटर बाथ के बारे में किस एफोरिज्म में बात किए हैं? तो 268 के फुटनोट में। अब आ गया सिप्स। सिप्स माने क्या होता है? छन्नी। हम लोग
आटा को चालने के लिए, फ्लोर को चालने के लिए छन्नी का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग चिप्स ही कहते हैं। तो चिप्स जो होता है स्टेनलेस स्टील का होता है, हेयर चिप्स भी होता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील और हेयर चिप्स, इसका यूज होता है कोर्सर पाउडर के लिए। कोर्सर पाउडर मतलब कि जो मोटा दाना वाला होता है, उसको छानने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील या हेयर चिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि कोर्सर पाउडर, कोर्सर पाउडर मतलब कि मोटा, मोटा जो खुरदुरा टाइप का जो दाना होगा, ठीक है। जैसे सूजी जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसको छानने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील या हेयर सिप का यूज करेंगे। सिल्क सिप्स, सिल्क सिप्स या सिल्क सिप्स का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो फाइनर पाउडर, जो एकदम फाइन पाउडर होगा, एकदम मेही होगा, ठीक है, उसको हम लोग छानने के लिए हम लोग सिल्क सिप्स का यूज करेंगे। जैसे शुगर ऑफ मिल्क, जैसे शुगर ऑफ मिल्क हो गया। हॉर्स हेयर सिप्स, घोड़े के बाल का जो छन्नी बनेगा, उसका यूज हम लोग करते हैं एसिडिक सब्सटेंस के लिए। फिर से देखते हैं, सिप्स माने क्या होता है, छन्नी, छन्नी जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, सिल्क सिप्स भी हो सकता है, या हॉर्स हेयर का भी हो सकता है। तो स्टेनलेस स्टील का जो सिप्स होता है या हेयर सिप्स जो होता है, उसको हम यूज कहाँ करते हैं, तो कोर्सर पाउडर, कोर्सर पाउडर मतलब कि मोटा दाना के लिए। सिल्क सिप्स का यूज करते हैं हम लोग फाइनर पाउडर के लिए, जो एकदम मेही हो, एकदम पतला हो। और हॉर्स हेयर का यूज करते हैं हम लोग एसिडिक सब्सटेंस के लिए। इसमें कॉर्क, बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्क। तो ये याद रखना कि कॉर्क जो है से हमेशा नया कॉर्क को यूज करना है। कॉर्क हमेशा कैसा यूज करना है, तो न्यू कॉर्क है। कॉर्क हमेशा क्या होगा, न्यू होगा। वेस्ट वेलवेटी क्वालिटी का होना चाहिए। स्मूथ, वेल पॉलिश्ड एंड फ्री फ्रॉम पोर्स, उस कॉर्क के अंदर कोई भी पोर्स, कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। तो कॉर्क हमेशा नया यूज करना है, वेस्ट वेलवेटी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी पोर नहीं होना चाहिए। डेसिकेटर, डेसिकेटर भी क्या एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग इंटरनेट पे जाके इसको देख सकते हैं कि किस तरह का है। इसका काम क्या है, तो रिमूविंग मॉइस्चर और डिहाइड्रेटिंग। डेसिकेटर क्या करता है, तो मॉइस्चर को निकालने में हेल्प करता है। कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस के अंदर से मॉइस्चर अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, तो डेसिकेटर। और इसका टेम्परेचर क्या होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को रखते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब कि जो वाटर को खींचता है, वाटर को निकालता है, जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H2SO4 है, मिस्टेक हो गया टाइप करने में, और कैल्शियम क्लोराइड है। तो डेसिकेटर क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो मॉइस्चर को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, और इसके अंदर हम लोग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का मतलब कि उसके अंदर वाटर रिमूवल कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब कि वाटर को रिमूव करने में हेल्प करे। और इसके अंदर क्या रहता है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड। अब हम लोग पढ़ेंगे परकुलेटर। परकुलेटर इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है
जिसका काम क्या है, तो परकुलेशन में हेल्प करता है। परकुलेशन का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई लिक्विड डाल दिया जाए, मेडिसिनल सब्सटेंस, तो इसके अंदर से जो लिक्विड है वो एकदम धीरे धीरे रिश्ते 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 धीरे धीरे क्या होगा, बूंदे बूंदे नीचे गिरता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं परकोलेशन, और इसको कंप्लीट होने में लगभग 24 घंटा से अधिक लगता है। इसका यूज क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस को निकालने में परकोलेटर का यूज होता है। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन जो होता है स्टेनलेस स्टील का होता है। या एल्युमिनियम का भी हो सकता है या कॉपर का भी हो सकता है। हॉट एयर ओवन स्टेनलेस स्टील का होता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है या कॉपर का भी हो सकता है। इट इज यूज फॉर ड्राइंग सब्सटेंस, इसका यूज कहाँ होता है, किसी भी सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए। एट डिजायर्ड टेम्परेचर, ये देखिए हॉट एयर ओवन का यूज होता है किसी भी सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए, वो भी डिजायर्ड टेम्परेचर पे। जिस टेम्परेचर पे हम चाहेंगे उस टेम्परेचर पे हम लोग जैसे सब्सटेंस को ड्राई कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री से लेकर 250 डिग्री तक। फॉर इवापोरेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस से मॉइस्चर को इवापोरेट करने के लिए हम लोग हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। ये इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो लेस एक्यूरेसी का होता है। वो लेस एक्यूरेसी का क्या है, तो मेजरिंग सिलेंडर। क्वेश्चन पूछेगा कि मेजरिंग सिलेंडर इज, ऑप्शन देगा लेस एक्यूरेसी, इज फॉर प्रिपेयर रिएजेंट, 4-5 ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो मेजरिंग सिलेंडर क्या है, लेस एक्यूरेसी के लिए है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज होता है प्रिपेयर रिएजेंट, रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किसका होता है, तो पिपेट का, पिपेट का हाई डिग्री एक्यूरेसी होता है। ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लासेस लिस्ट एक्यूरेसी, लिस्ट एक्यूरेसी किसका है, ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लास, लिस्ट एक्यूरेसी ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लास। और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किसका है, पिपेट का, और लेस एक्यूरेसी है मेजरिंग सिलेंडर का। और रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं। बीकर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी लिक्विड को स्टोर करने के लिए। बीकर का यूज क्या कहाँ पे होता है, तो किसी भी लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम लोग बीकर का यूज करते हैं। अब हम लोग थर्मामीटर को पढ़ेंगे। थर्मामीटर जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, गैस थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज कौन करता है, डॉक्टर यूज करता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज होता है लैब में एनालिटिकल पर्पस के लिए। और गैस थर्मामीटर जो होता है मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर। क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर कौन है, तो गैस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट थर्मामीटर। जनरली यूज थर्मामीटर, जनरली यूज थर्मामीटर क्या है, तो मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर जो होता है जनरली यूज होता है।
स्केल फॉर थर्मामीटर, थर्मामीटर का टेम्परेचर का बहुत सा ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर हम लोग सेल्सियस स्केल में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में भी कर सकते हैं, केल्विन स्केल में भी कर सकते हैं और र्यूमर स्केल में भी कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम लोग किस किस यूनिट में कर सकते हैं मेजर? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो ये हम लोग को याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, उसको देख लेते हैं। स्प्रिट लैंप एल्युमिनियम या ग्लास का बना हो सकता है, इसका यूज होता है हीटिंग करने के लिए। बंसन बर्नर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, इसका यूज कहाँ होता है? तो ये जो है वो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है बाय बर्निंग गैसियस फ्यूल। बंसन बर्नर में हम लोग गैसियस फ्यूल को जलाकर हम लोग उससे हीट को प्रोड्यूस करते हैं। मेकर बर्नर इट कैन यूज हाई प्रोपोर्शन ऑफ एयर विथ गैस। मेकर बर्नर में हम लोग हाई प्रोपोर्शन ऑफ एयर और गैस का यूज करते हैं। इसमें 6 वॉल्यूम होता है एयर का और 1 वॉल्यूम होता है गैस का। मेकर बर्नर का जो टेम्परेचर होता है इसको याद रखना है। टेम्परेचर कितना हुआ? 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रिंग बर्नर व्हेन लार्ज वेसल्स आर टू बी हीटेड, अगर हमें बहुत बड़ा वेसल्स को हीट करने की जरूरत होगा तो हम लोग रिंग बर्नर का यूज करेंगे। ये सारा मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इसलिए हमको इसके बारे में पढ़ना है। फिश टेल बर्नर, फिश टेल बर्नर जो होता है इसका यूज होता है फॉर बेंडिंग ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब को बेंडिंग करने के लिए हम लोग फिश टेल बर्नर का यूज करते हैं। बाय ए थीन बट विंडेड फ्लेम, फ्लेम कैसा होगा? तो बहुत एकदम पतला होगा, विंडेड होगा। विथ फिश टेल बर्नर में भी यूज ग्लास रिटोर्ट यूज्ड एज डिस्टिलेशन फ्लास्क। ग्लास रिटोर्ट का यूज कहाँ होता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क के लिए। ग्लास रिटोर्ट का यूज कहाँ होगा? डिस्टिलेशन फ्लास्क के लिए। हैनीमैन यूज ग्लास रिटोर्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम। इसको याद रखना है कि हैनीमैन जो है ग्लास रिटोर्ट का यूज कहाँ किए हैं? तो कॉस्टिकम के प्रिपरेशन में। पिक्नोमीटर ऑलवेज बी हेल्ड इन नेक, क्वेश्चन पूछेगा कि पिक्नोमीटर को हम लोग कहाँ से हेल्ड करेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे? तो हमेशा उसको हम कहाँ से पकड़ेंगे? नेक से। एंड नेवर बाय बल्ब, उसके बल्ब से मतलब उसके नीचे वाला निचले पोर्शन से कभी भी हम लोग मान लीजिए कि ये पिक्नोमीटर है तो हमेशा इसके नेक से पकड़ना है, हमेशा इस पोर्शन से पकड़ना है। ये इसका बल्ब हुआ तो यहाँ से नहीं पकड़ना है। यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिक्नोमीटर का यूज कहाँ होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के या ग्रेनुलर सॉलिड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर इट इज यूज फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। रैपिड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। अल्कोहलोमीटर का यूज कहाँ होता है? अल्कोहलोमीटर का यूज होता है यूज फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग अल्कोहलोमीटर का यूज
करते हैं। ये सारा क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट ही है। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बाय वेट के फॉर्म में बताता है। अल्कोहलोमीटर जो है उसका यूज हम लोग करते हैं अल्कोहल के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, और यह हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कितने परसेंट अल्कोहल है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए। रजिस्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम 1015 से लेके 1040 तक। ग्रेजुएटेड फॉर डिफिनिट टेम्परेचर, लैक्टोमीटर का जो डिफिनिट टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका यूज कहाँ होता है, मिल्क को टेस्ट करने के लिए, मिल्क के क्वालिटी को पता करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ये कैसे वर्क करता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताकर। क्रूसिबल मेड बाय पोर्सिलीन या सिलिका, क्रूसिबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो पोर्सिलीन और सिलिका का बना होता है। क्रूसिबल क्या चीज का बना होता है, पोर्सिलीन और सिलिका। इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज देख लेते हैं। ड्राइंग हार्ड सब्सटेंस इन ए स्मॉल अमाउंट एट हाई टेम्परेचर। क्रूसिबल का यूज होता है किसी भी सब्सटेंस जो हार्ड है उसको ड्राई करने के लिए, वो भी स्मॉल अमाउंट में, हाई टेम्परेचर पे। थोड़ा मात्रा में कोई हार्ड सब्सटेंस है तो उसके हाई टेम्परेचर पे हम लोग ड्राई करेंगे, किसमें, तो क्रूसिबल में। फॉर प्रिपरेशन ऑफ हीपर सल्फर, हीपर सल्फर के प्रिपरेशन के लिए हनीमैन मिक्स्ड पार्ट ऑफ क्लीन फाइनली पाउडर्ड oyster shell and pure bale mashed flour of sulfur in the ratio of 1:1 and kept in the crucible in white heat। इस पैराग्राफ में क्या बोला कि हैनमैन जो है हीपर सल्फ मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए ओस्टर सेल के फाइन पाउडर को सल्फर फ्लावर के बेल मेस्ट, मतलब कि सल्फर का जो फ्लावर था उसको अच्छे से मेस्ट किए, ठीक है, और उसमें ऑस्टर सेल के पाउडर को 1:1 के फॉर्म में मिक्स किए और उसको क्रूसिबल में क्या किए, तो हीट किए, ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए। पोर्सिलीन बेसिन फॉर इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इन हाई टेम्परेचर। पोर्सिलीन बेसिन का यूज कहाँ होता है, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इन हाई टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड को इवापोरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे हम लोग पोर्सिलीन बेसिन का यूज करते हैं। इसका यूज जनरली कब होता है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में। पोर्सिलीन बेसिन का यूज होता है सब्लिमेशन प्रोसेस में। अब ये सब कुछ टर्म है जैसे सेडिमेंटेशन, ये सब तो क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ना है और हम लोग को मेडिकल में भी पढ़ना है। सेडिमेंटेशन मतलब क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ स्टेलिंग डाउन of the heavier particles when it is allowed to stand for some time। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई अगर हैवियर पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जैसे कोई वाटर है उसमें कोई डस्ट मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है, तो उसको अगर हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो सारा बालू जो है या सैंड जैसे नीचे बैठ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन क्या होता है, अब पानी जो ऊपर आ गया, क्या किया हम लोग, ग्लास लिए, ग्लास के अंदर मिट्टी मिला हुआ
क्या था, वाटर था। इसको छोड़ देंगे तो सारा क्या होगा, सारा मिट्टी नीचे आ जाएगा, सारा मिट्टी नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ ऊपर क्या आएगा, पानी आएगा। अब इसको बिना मिक्स हुए, मतलब कि विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, जो नीचे बैठ गया है सेडिमेंट, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसके ऊपर जो लिक्विड है उसको दूसरे बर्तन में, किसी दूसरे यूटेंसिल में निकालना ही क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। हम लोग जो चाय है, चाय को, चाय के अंदर से चाय पत्ती को अलग करना ही क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन है एक तरह का। इवापोरेशन क्या है, इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लिक्विड स्लोली फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर से लिक्विड को इवापोरेट करना ही या रिमूव करना ही इवापोरेशन कहलाता है। एक्सीक्रेशन क्या होता है, इट इज a मेथड ऑफ ड्राइविंग अवे ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना, ठीक है, ताकि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सीक्रेशन। डिस्टिलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन, और गैस को फिर लिक्विड में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाएगा। जो 9th-10th का है सब कुछ, 8, 9, 10 में पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग को भी मेडिकल में दे दिया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज ए मेथड used for separating mixture of several liquid, different boiling point as set in case of organic liquid। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग डिफरेंट लिक्विड अगर मिक्स हो गया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे सबको सेपरेट करना, सबको अलग करना, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलिंग ए सॉलिड, ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड, कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू द वेपर। सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करना ही सब्लिमेशन है। एंड कंडेंस वेपर बैक टू द सॉलिड, देखिए सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन है, या गैस को सॉलिड में भी बदलना क्या है, तो सब्लिमेशन है। डेसिकेशन इज a process of removing water from a substance at a moderate temperature। डेसिकेशन क्या एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे। डिफरिंग फ्रॉम एक्सीकेशन विच मीन्स removing the water from the substance at high temperature। Precipitation is the process of separating solid from its solution। किसी भी सॉलिड को उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करना ही क्या है, तो प्रेसिपिटेशन है। उसमें कोई फिजिकल या केमिकल सब्सटेंस डाल के। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस इन फॉर्म पोजेसिंग डिफिनिटली ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना है उसके एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में। जैसे शुगर जो है, चीनी जो है क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, यूटेंसिल को क्लीन करना। जब हम लैब में अपना सारा प्रोसेस कर लिए, मेडिसिन को प्रिपरेशन कर लिए, तो जितना भी यूटेंसिल है, जितना भी बर्तन है,
उस सबको फिर लास्ट में क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। तो यूटेंसिल मेड अप ऑफ ग्लास, अगर जो यूटेंसिल ग्लास का बना हुआ है तो उसको सबसे पहले हम लोग वॉश करेंगे कोल्ड वाटर से एंड हार्ड ब्रश से। जो यूटेंसिल ग्लास का बना होगा उसको सबसे पहले कोल्ड वाटर और हार्ड ब्रश से वॉश करेंगे, फिर उसको हॉट वाटर और सॉफ्ट ब्रश से करेंगे, हॉट वाटर और सॉफ्ट ब्रश से करेंगे। उसके बाद फिर उसको ड्राई करेंगे एट हाई टेम्परेचर। फिर से बोल रहे हैं कि जो यूटेंसिल ग्लास का बना होगा उसको सबसे पहले कोल्ड वाटर और हार्ड ब्रश से साफ करेंगे, फिर उसको हॉट वाटर और सॉफ्ट ब्रश से, पहले हार्ड ब्रश से और कोल्ड वाटर, फिर बाद में हॉट वाटर और सॉफ्ट ब्रश, फिर उसको ड्राई करेंगे हाई टेम्परेचर पे। ग्लास मोटर को हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बर्न इनसाइड। ग्लास मोटर को अगर क्लीन करना है तो उसके अंदर, ग्लास मोटर के अंदर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को बर्न करना होगा। आफ्टर मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के बाद उस यूटेंसिल को हमको HNO3 नाइट्रिक एसिड और डिस्टिल वाटर से वॉश करना होगा। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के बाद यूटेंसिल को नाइट्रिक एसिड HNO3 और डिस्टिल वाटर से वॉश करना होगा। ग्लास एंड बोतल वंस यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टिंचर एंड पोटेंसी। देखिए, किसी पर्टिकुलर टिंचर और पोटेंसी बनाने के बाद जो ग्लास और बोतल होगा उसको हम लोग हमेशा एक बार यूज करेंगे। ग्लास और बोतल को हमेशा एक बार ही यूज करेंगे हम लोग टिंचर या पोटेंसी बनाने के लिए। शुड नॉट यूज फॉर द अदर प्रिपरेशन। किसी दूसरे प्रिपरेशन को, कोई दूसरा प्रिपरेशन बनाने के लिए हम लोग ग्लास और बोतल को यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि ग्लास और बोतल को हमेशा एक बार ही हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग सिरिंज को एक बार यूज करना है। रिमूवल ऑफ डर्ट एंड स्टेन ऑफ ग्लास। ग्लास के अंदर कोई डर्ट है या कोई स्टेन है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड, K2Cr2, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। HCl है सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है नाइट्रिक एसिड है, K2Cr2O7 है मतलब पोटेशियम क्रोमेट है, और ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका यूज होता है डर्ट और स्टेन को ग्लास से रिमूव करने के लिए। रिमूवल ऑफ ग्रेसी एंड ऑयली मटेरियल। अगर ग्रेसी और ऑयली मटेरियल होगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म या ईथर या बेंजीन का यूज करते हैं। ग्रेसी और ऑयली मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन का यूज करते हैं। यूटेंसिल मेड अप ऑफ पोर्सलिन। अगर पोर्सलिन का कोई यूटेंसिल है तो स्कैल्डेड विथ बॉइलिंग वाटर, मतलब बॉइलिंग वाटर से साफ करेंगे। और कोई यूटेंसिल पोर्सलिन का बना हुआ है, चिकनी मिट्टी का बना हुआ है, तो उसको वॉश करने के लिए हम बॉइलिंग वाटर का यूज करेंगे एंड ड्राई एट हाई टेम्परेचर, और फिर उसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई करेंगे। कॉजेशन ऑफ मेटेलिक वेसल। अगर कोई मेटेलिक वेसल है तो नेवर वॉश विथ एसिड। मेटेलिक वेसल को कभी भी एसिड से वॉश नहीं करना है। कॉजेशन फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ हॉर्न। अगर कोई हॉर्न का यूटेंसिल है, मतलब जो सिंग होता है उससे कोई यूटेंसिल बना हुआ जैसे स्पैचुला ही होता है, तो उसको कभी भी वॉश हम नहीं करेंगे हॉट वाटर से या HNO
Na2CO3 से, सोडियम क्रोम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से। फिर देख लेते हैं हम लोग कि अगर कोई मेटेलिक वेसल है तो उसको कभी एसिड से वॉश नहीं करना है। पोर्सिलीन का अगर कोई यूटेंसिल है तो उसको बॉइलिंग वाटर से वॉश करके फिर उसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई करना है। और हॉर्न का कोई यूटेंसिल है तो उसको कभी भी हमें हॉट वाटर या सोडियम कार्बोनेट से वॉश नहीं करना है। कॉर्क ऑलवेज यूज न्यू, कॉर्क को हमेशा न्यू यूज करना है, हमेशा न्यू कॉर्क को ही यूज करना है। नाइफ ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग, चाकू में रस्टिंग नहीं लगे इसलिए हमको उसको हमेशा ड्राई करके रखना है। हॉर्न स्पैचुला शुड नॉट बी वॉश्ड विथ वाटर, हॉर्न स्पैचुला को कभी भी हम लोग वाटर से वॉश नहीं करते हैं। इट मस्ट बी केट अवे फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, इसको हमेशा हम लोग सोडियम कार्बोनेट से दूर रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है? होम्योपैथ में वैक्यूल वह माध्यम है जिसमें दवा को मिलाकर रोगी को दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर मतलब कि वैक्यूल के अंदर कोई भी अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल वह माध्यम है जिसके अंदर हम लोग कोई भी मेडिसिन मिला के देते हैं, उसे हम लोग वैक्यूल कहेंगे। और वैक्यूल के अंदर कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मेडिकली क्या होता है? इनर्ट होगा, न्यूट्रल होता है और हार्मलेस। जो वैक्यूल होता है, जो जिसको हम लोग शुगर ऑफ मिल्क भी कहते हैं, ये क्या होता है? इनर्ट होता है, न्यूट्रल होता है और हार्मलेस होता है। कैपेबल ऑफ कैरिंग डायनेमिक पावर, डायनेमिक पावर मतलब मेडिसिन, मतलब कि वैक्यूल जो है वो मेडिसिन को कैरी करने का कैपेसिटी उसके पास होता है इनटू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्यूल जो है मेडिसिन को ले जाएगा। वैक्यूल कैसा होना चाहिए? इडिबल होना चाहिए और पैटेबल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला सॉलिड वैक्यूल, लिक्विड वैक्यूल और सेमी सॉलिड वैक्यूल। फिर से देखते हैं वैक्यूल किसको कहते हैं? वैक्यूल वह होम्योपैथी में वह माध्यम है जिसके द्वारा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है से शरीर के अंदर जाता है, उसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। तो वैक्यूल कैसा होता है? इनर्ट होता है, न्यूट्रल होता है और हार्मलेस होता है, और उसके अंदर डायनेमिक पावर ऑफ मेडिसिन को कैरी करने का क्षमता होता है। और इडिबल होता है और पैटिएबल, पैटिएबल मतलब क्या? स्वादिष्ट। वैक्यूल कितने टाइप का हुआ? तो वैक्यूल जो है 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड, गैस नहीं। अब सॉलिड वैक्यूल कौन है? तो मिल्क ऑफ शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन और टैबलेट, ये सब जो है से सॉलिड वैक्यूल है। सॉलिड वैक्यूल कौन है? मिल्क ऑफ शुगर या शुगर ऑफ मिल्क कहिए, ग्लोब्यूल्स, कोन और टैबलेट, ये सब जो है से सॉलिड वैक्यूल है। लिक्विड वैक्यूल कौन है? प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सीसम ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल, जिस जिस के अंदर लास्ट में ऑयल 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 है वो सारा क्या है? लिक्विड वैक्यूल। सिर्फ प्यूरिफाइड वाटर, तो वाटर ऐसे भी लिक्विड होता है, अल्कोहल भी क्या होता है? लिक्विड होता है, और ग्लिसरीन ये भी क्या होता है? लिक्विड है। तो लिक्विड वैक्यूल तो आसानी से याद हो जाएगा, जिसके लास्ट में ऑयल हो वो सारा लिक्विड वैक्यूल होगा। सेमी सॉलिड वैक्यूल, वाइट सॉफ्ट पैराफिन,
वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है वो लिक्विड व्हीकल है, सेमी सॉलिड व्हीकल है। येलो सॉफ्ट पैराफिन, स्पर्मेसिटी, लैनोलीन, प्रीपेयर्ड लार्ड, सॉफ्ट सोप और कॉर्ड सोप, ये सब जो है से सेमी सॉलिड व्हीकल हैं। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम कोई दूसरा वीडियो बना के आप लोग के सामने रखेंगे। गुड नाइट एंड थैंक यू।